हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशनलेस स्ट्रेट लाइन। पिछले सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पहले सेकंड चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये फर्स्ट चैप्टर बन चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिक्स के तीन पार्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की स्टडी करते हैं। फिर उसका सेकंड पार्ट इसका आता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट एनी कॉज। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं विद कॉज, मतलब कारण को जानते हुए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम डायनेमिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों पार्ट्स को देख लिया। अब यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होने जा रही है आपकी, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है रेस्ट। तो रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर 5:01 हो रहा है, फिर 2 मिनट हो जाता है, फिर 3 मिनट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है मैं अपनी पोजीशन बदल नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना कर पाए तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर पा रहा है, पहले वो मान लेते हैं 5 मीटर पे था, बाद में 6 मीटर पे चला गया, उसके बाद में वो 7 मीटर पे चला गया, तो उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो रही है? बदल रही है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी बदल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अब उसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक आता है वो है यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ही टाइम पर मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। अब आप कह सकते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया? तो हो सकता है ऐसा, जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन ट्रेन में बैठ के जा रहा है तो उसमें यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस पर्सन के लिए वो सारे लोग रेस्ट में होंगे, और उन सभी लोगों के लिए वो पर्सन भी क्या होगा? रेस्ट में होगा, क्योंकि सभी लोगों का उस पर्सन के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा होगा, कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पर उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को बाहर से कोई पर्सन देखता है, कोई पर्सन देखता है, तो उसे वो कैसा नजर आएगा? वो उसे मोशन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के साथ जो वो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी मूव कर रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही पर्सन एक ही टाइम पर दो स्टेट में है, वो रेस्ट के स्टेट में भी है और वो मोशन के स्टेट में भी है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको देखना होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो उसे कहां से देख रहा है। ऑब्जर्वर क्या ट्रेन के अंदर से देख रहा है? अगर ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर से देख रहा है तो उसके लिए वो रेस्ट में है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर ट्रेन के बाहर से देख रहा है तो उसके लिए वो मोशन में है। तो इस तरीके से यहाँ पर बता दिया जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। एक ही टाइम पर एक ही बंदा जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम अभी पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर हम सब अगर मोशन नहीं करते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो हम सब रेस्ट में हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं अभी रेस्ट में हूं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन अगर कोई मुझे बाहर से देख रहा होगा तो उसके लिए मैं मोशन कर रहा हूँ। उसके लिए मैं मोशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो उस पर जो भी चीजें हैं वो सब रोटेट कर रही होंगी। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि जो भी हमें अर्थ के बाहर से देख रहा होगा उसके लिए हम मोशन में होंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वो जहां से भी देख रहा होगा, जिस भी ग्रह से देख रहा होगा वो ग्रह भी मूव कर रहा है, जिस भी ग्रह से वो देख रहा होगा। यहाँ पर यहाँ तक कि जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है। और सोलर सिस्टम की तो बात छोड़िए, आप पूरी की पूरी गैलेक्सी मूव कर रही है। एक गैलेक्सी में जहां पर हजारों सोलर सिस्टम हो सकते हैं, लाखों सोलर सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो उन गैलेक्सीज भी क्या कर रही है? वो गैलेक्सीज भी सारी रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में है ही नहीं जी, नहीं है रेस्ट में।
तो यहाँ पर इसे कैसे बताया जाता है, तो इसे कंपेयर करके बताया जाता है कि हाँ भाई इस दीवार के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो पा रही कि नहीं हो पा रही। अगर चेंज हो पा रही है इसका मतलब आप मोशन में है, और अगर चेंज नहीं हो पा रही इसका मतलब आप रेस्ट में है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन को बता दिया जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई उसके द्वारा चली गई लंबाई के कंपैरिजन में अगर बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उस पूरे पाथ पर उस ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट बहुत पॉइंट साइज का नजर आएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब यहां पर कहने का यह है कि ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है उसके कंपैरिजन में उसके द्वारा जो चली गई लंबाई अगर वो बहुत ज्यादा है तो ऐसे में वो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट की तरह हमें नजर आएगा, इसलिए उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो अर्थ है, वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, जहां पर सूरज बहुत बड़ा है और अर्थ जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ जो है वो सूरज के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बॉडी के बारे में। तो बॉडी को कैसे डिफाइन किया गया है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई उसके द्वारा चली गई लंबाई के कंपैरेबल है, मतलब इतना है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप वहां पर उसे ऐसा नहीं मान सकते कि वो पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की, यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन जो है वो अगर 10 किलोमीटर के पाथ पे रख दी जाती है तो वहां पर 10 किलोमीटर के पाथ पे वो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन पॉइंट साइज की नजर नहीं आएगी, उसका कुछ साइज हमें जरूर नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मोशन को पॉइंट ऑब्जेक्ट और बॉडी के आधार पर बांट दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ, पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मोशन करता है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर वही कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मोशन करता है तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार सेम मोशन कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी बॉडी ऐसे ही मोशन कर रहा है, रिपीटेड मोशन कर रहा है, बार बार एक जैसा मोशन कर रहा है, तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है मेनली। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बेस पर डिवाइड कर दिया, दूसरा बॉडी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं मोशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो जब हम बात करते हैं मोशन 1 डायमेंशनल की, तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और उसके पोजीशन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के हेल्प से बताया जा सकता है, तो इस तरह के मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है और उसकी पोजीशन को 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से बताया जा सकता है, तो इस तरह के मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार ऑब्जेक्ट जो है P1 पोजीशन पर है, फिर थोड़ी देर बाद जो ऑब्जेक्ट है वो P2 पोजीशन पर है। इन दोनों पोजीशन को आप x1 मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बता पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो 3 डायमेंशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही होती है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरह के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्लियर है? उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर होगा, y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर होगा और z एक्सिस से कुछ हाइट ऊपर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये स्पेस में है और इसको बताने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, किसी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? बहुत इजी डेफिनेशन है। उसके जब बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए इनिशियल पॉइंट है और जो बी वो जो सी है वो फाइनल पॉइंट है। तो ए और सी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक ए सी है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। उसके बाद हम इसके अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर जो है वो हम
पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होता, मतलब डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा हूँ या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना डायरेक्शन बताए उसे डिफाइन कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर दो पार्ट्स में सारे क्वांटिटीज को बांट दिया गया है। तो एक को बोला गया है स्केलर क्वांटिटी और एक को बोला गया है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, और कभी जीरो भी नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस भी कभी जीरो नहीं होगा। ये तो जीरो लिखा है यहाँ पर, लेकिन जीरो किस केस का लिखा है, अगर बॉडी मूव ही नहीं करती है तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, ये तीनों हो सकता है। और जब हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट जो है वो भी मीटर है। इसका जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर, इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बात करें एक अगले पॉइंट के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। और उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो आप उसे कभी ज्यादा बोल ही नहीं सकते। क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर आ सकता है, वो भी कब, जब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, ठीक है, तभी यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम ए और बी के बीच में। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलकर कहाँ गया, ए से चलकर बी पे आ गया। तो जब उसने पाथ ट्रैवल किया है तो यहाँ पर दो साइड जो ट्रैवल करी है वो पूरी साइड इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट करके देखूं तो कंप्लीट करके देखने पे हमें ये मिलता है कि यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चल गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर है, बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेनस है वो हमें निकालना है। तो जो जैसे हाइपोटेनस आ जाएगा वैसे हमें डिस्प्लेसमेंट का भी पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर बहुत आराम से पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर आप उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाती है आपकी 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमें क्या दे दिया, 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, 2, 6 और 9। ऐसे यहाँ पर 8, -2 और 19। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने लोकेट किया, यहाँ पर देखा, और लोकेट करने के बाद जब हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया तो फाइंड कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी, वेक्टर की 2 इक्वेशन बनेगी, 8i कैप 4j कैप और 10k कैप बनेगी, और एक में यहाँ पर क्या बनेगी 2i कैप 6j कैप और 9k कैप बनेगी। तो अगर हम यहाँ पर इनको माइनस कर देते हैं तो i वाले को i वाले से माइनस करेंगे, 8 - 2i कैप, 4 - 6j कैप और 10 - 1k कैप। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। लेकिन उन्होंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बोला, उसने मैग्नीट्यूड बोला, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट बोला है। और कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है तो उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया, जिससे हमें उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं तो अगले पॉइंट के, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पर न्यूमेरिकल रेशियो की बात चल रही है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो बोला कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कैसा है, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है या उसके बराबर है। दूसरा वाला यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से लेस देन 1 चलता है, इक्वल टू लेस देन 1 चलता है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जाता है, सी जाता है, फिर डी जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये 5 है, ये 6 है और ये 3 है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे हमें एक ट्रायंगल बनने के आसार नजर आते हैं, जिसमें हमें ये वाली लाइन पूरी करनी है। तो ये वाली लाइन हमने पूरी कर दी, पीछे वाली लाइन पूरी कर दी, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनकर आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है उसका साइज क्या होगा। तो ऊपर वाले का अगर साइज 3 मीटर है तो नीचे वाले का भी 3 मीटर होगा, और अगर यहाँ पर ये 6 मीटर है तो वो भी 6 मीटर होगा।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल निकल कर क्या आता है, सॉरी एंगल कह रहा हूं मैं, तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से स्क्वायर हटकर इधर चला जाएगा और जो OD और OA है उसकी वैल्यू रख दी जाएगी। रखने के बाद यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल वैल्यू आती है वो 10 आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया